चलिए बेटा क्लास शुरू करेंगे हम लोग अपना। और जैसे कि हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट होने वाले बहुत बड़ा पार्ट हमने जो है यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। टॉपिक का नेम है यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, आपको बस ये समझना है। डिफरेंस के नाम पे बस ये नाम से भी क्लियर था, उसका नाम था इंडेफिनिट, यहाँ डेफिनिट है। मतलब वहां पर हमारा आंसर एक फंक्शन आ रहा था, उस फंक्शन में वेरिएबल कोई भी वैल्यू अपने जो कंटेन कर सकता है, बट यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, डेफिनिट वैल्यू होगी, एक कॉन्स्टेंट फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं उसका मतलब हुआ, जैसे मैं कहूं आपसे इफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स बराबर कितना हो गया, जी ऑफ एक्स प्लस सी। ये मानिए सपोज करिए फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल जो है वो जी एक्स है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी इंटीग्रल में लिमिट प्लेस कर दी। भाई जब तक यहां कुछ नहीं लिखा था तो मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंटली हो रहा था, मतलब पूरी रियल नंबर लाइन पर हो रहा था। मतलब यहां पर कोई कुछ नहीं बताया गया कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। जब कुछ नहीं बोला गया तो हम क्या मानेंगे, फॉर ऑल द रियल नंबर्स, मतलब जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हम पूरे के लिए बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया कि मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी। दीज आर नोन एज लिमिट्स, जहां पे ये ए हमारा कहलाता है लोअर लिमिट और ये बी हमारा कहलाएगा अपर लिमिट, ठीक। एक्स इक्वल टू ए से एक्चुअली लिमिट किसमें होगी, ये वेरिएबल की वैल्यूज में, मतलब x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक मुझे इस एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बात समझ गए। पीछे मैंने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया सीधा सीधा, यहां मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। बस यही डिफरेंस आएगा कि हमारे पास अब इंटीग्रेशन के सवाल में लिमिट भी रहा करेगी, अब लिमिट भी साथ में यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, आप थोड़ा सा कोई अंतर नहीं है काम करने के तरीके में, काम वही रहेगा, बस क्या होगा आप इसमें लगा दोगे। पहले आंसर में वेरिएबल छोड़ दिया, अब मैं इसमें आंसर में पुट कर दूंगा x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, पहले मैंने इसे b लगाया, फिर मैंने बेटा इसके अंदर a लगा दिया, c में a काट दिया यहाँ पर, तो ये आ गया g ऑफ b माइनस कितना आ गया g ऑफ a। ये हमारा यहाँ पर समझ गए बात। कोई भी डिफरेंस, कोई भी डाउट आपको इसके अंदर नहीं होना चाहिए, आसानी से काम हो जाएगा। बस क्या होगा, हमको यहाँ पर लिमिट जो है एडिशनली प्लेस करना पड़ेगा। जब लिमिट मैंने प्लेस की तो आपने बार नोटिस की होगी कि g ऑफ b प्लस सी माइनस साइन g ऑफ a प्लस सी, c से c हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि डेफिनिट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। अगर कोई आपसे पूछता भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अपर लिमिट वाले कांस्टेंट से लोअर लिमिट वाला कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाता है। इसीलिए कांस्टेंट पूरी तरह यहाँ पर खत्म हो गया और हमको आंसर एक बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्म में आंसर मिल गया, एक डेफिनेट वैल्यू आ गई आंसर हमारे पास। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको बिल्कुल एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, मैं इसकी में लिमिट प्लेस करता हूँ। तो याद रखोगे बेटा यहाँ पर दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट and this is called upper limit, ठीक है बेटा। ये लोअर लिमिट हो गया, ये हमारा यहाँ पर अपर लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और लिख लो क्लियरली, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डजंट अकर इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, तो एक बार हमारे सामने ये आ गई कि भाई डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक। ये बिल्कुल हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया कि डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में अगर हम सोचना स्टार्ट करेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक बात आ गई कि भाई डेफिनिट इंटीग्रल में क्या चीज हमारे पास एडिशनल आया करेगी और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट पर आएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे दो तीन बातें और जानिए कि भाई अगर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले केस में कभी भी जो लगाना पड़े
लिमिट्स लगाना पड़े तो चेंजेस किस प्रकार से होंगे, या कभी भी हमको जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो है लिमिट लगानी पड़े तब क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं 2-3 बार यहाँ पे आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, डेफिनिट इंटीग्रल्स in case of integration by substitution, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले केस में अगर हमको डेफिनेट इंटीग्रल की बात करनी पड़े या यूं कहो कि लिमिट लगाना पड़े तो फिर क्या डिफरेंसेस और एडिशनल आएंगे हमारे पास। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा आपसे, सपोज करिए f ऑफ gx इंटू हो गया बेटा जी डैश एक्स ऑफ dx, और ये हो गया हमारे पास लिमिट ऐसी लेकर, ठीक, बात समझ गए आप। मैंने यहाँ पर f ऑफ gx को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, f ऑफ gx इंटू जी डैश को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। लिमिट हमारी x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक गई हुई है। तो इस फंक्शन को देख के ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि हमको यहाँ पर gx को t सपोज करना पड़ेगा। इनफेक्ट आप इसको g ना बोलो, आप यहाँ 5 बोलो, तो जी मैंने ऊपर यूज कर लिया है, ठीक। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूट 5x बराबर कितना हो गया, t हो गया। तो बेटा 5 डैश एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, कितना हो गया a टू b, ये हो गया बेटा f ऑफ t, और ये कितना हो गया पूरा हमारा, ये हो गया dt, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल अराइज होता है, एक बहुत बड़ी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात में क्या कह रहा हूं। यहाँ पर बेटा एक चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमारे पास जब फंक्शन x में था तो लिमिट हमें गिवन थी इसे, तो मतलब जो वेरिएबल होता है लिमिट भी उसी की ही होती है। अगर फंक्शन x में है तो लिमिट भी बेटा x में ही तो मानी जाएगी, ठीक। तो ये लिमिट हमारी x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक जा रही है। लेकिन अब बेटा वेरिएबल अगर हमारे पास t में आ चुका है तो 100% लिमिट भी हमारी t में ही होनी चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा डिफरेंस है जो मुझे यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल की बात करेंगे तो जैसे ही हम किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो याद रखिएगा लिमिट भी हमारी चेंज होगी, ठीक। बात समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, यहां से लिमिट निकालने की आ रही है बेटा, x इक्वल टू a पर t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5 ऑफ, और x इक्वल टू b पर t कितना हो जाएगा बेटा 5 ऑफ b हो जाएगा। जब x इक्वल टू a था तो t की वैल्यू क्या होगी 5 ऑफ, जब x इक्वल टू b लगाओगे t की वैल्यू क्या होगी 5 ऑफ b होगी। तो जो लिमिट हमारी a से b जा रही थी वो लिमिट हमारी 5 ऑफ a से लेकर 5 ऑफ b तक जाएगी, ठीक। तो लिमिट हमारी बेटा जो ये हो जाएगी 5 ऑफ a से लेकर 5 ऑफ b तक यहाँ पर जाएगी, ये हमको यहाँ पर, ठीक। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले केस में हमको लिमिट भी चेंज करनी होगी, इस बात को हमें एडिशनली अलग से और ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। कभी आप लोग ये कह सकते हो कि भाई हम लिमिट नहीं चेंज कर रहे, हमने पहले टी में इंटीग्रेट कर दिया, बाद में टी की वैल्यू दोबारा एक्स फिर लगा दी, उसके बाद एक्स लिमिट लगा दी हमने। आप कर सकते हो ये, लेकिन एक बात सोचो, आपका फंक्शन चल रहा है टी में, लिमिट आपकी एक्स में चलती चली जा रही है, लास्ट में आपने टी को एक्स में रिप्लेस किया, एक्स में आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकल सोचें इसमें कि भाई फंक्शन चल रहा है टी में, लिमिट चल रही साथ में एक्स बारी, थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसमें। अच्छा, लिमिट चेंज करने का एक और फायदा है आपको। क्या फायदा बेटा, लास्ट में आपको रिप्लेसमेंट दोबारा नहीं करना पड़ेगा। भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम किसी फंक्शन को टी मानते थे तो लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद हम टी को दोबारा से एक्स के टर्म्स में रिप्लेस करते थे, तो आंसर भाई हमें एक्स में चाहिए था। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि हमको यहाँ पर लास्ट में लिमिट लगानी होती है, तो बेटा लिमिट लगानी होती है, लिमिट भी हमने टी में ही कन्वर्ट कर ली है, तो फिर काहे को हम टी को एक्स में लिखेंगे, तो वो एक चीज हमारी यहाँ पर सेव हो गई। तो याद रखोगे, जब लिमिट को हमने टी में चेंज कर लिया है तो लास्ट में हम टी वाली वैल्यू को एक्स में रिप्लेस नहीं करेंगे, ये हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। एक और बात, दूसरी बात, डेफिनिट
इंटीग्रेशन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अगर कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, मान लीजिए जहां पे दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक, और उसमें लिमिट भी लगी हो साथ में, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा डिफरेंसेस आएंगे, ये बात यहां पर हमको समझनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा, सपोज करिए कि भाई मुझे ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, ux और vx बराबर कितना dx। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला रहा है अब तक का, वो समझिए क्या रहा है। फॉर्मूला रहा है, आप इसको फर्स्ट लोगे, इसको सेकेंड लोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, सेकेंड फंक्शन, है ना, माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, सेकेंड फंक्शन, और कितना हो जाएगा ये dx हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, ये ध्यान दोगे आप थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर दी हुई है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात ये आ सकती है, भाई जब लिमिट हमारी इंटीग्रेशन की है, तो जहां जहां पर इंटीग्रेशन है वहां वहां मैं लिमिट लगा दे रहा हूं, फिर इसका मतलब ठीक। तो हो सकता है कुछ लोग लिमिट यहां लगा दें, यहां लगा दें और यहां लगा दें, ऐसा कर ही सकते हैं। भाई आपको लगेगा जहां जहां इंटीग्रेशन आ रहा है वहां लिमिट लगा दें, यहीं पर गलती हो जाएगी। अभी ध्यान रखिए, लिमिट यहां नहीं लगानी है बेटा, लिमिट मुझे इस पूरे टर्म पे लगानी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों टर्म्स इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसमें लिमिट मुझे लगानी है, उससे पहले लिमिट मुझे नहीं लगानी। तो ये अगर आपने लिमिट बेटा यहां लगा दी तो ये फंक्शन तो मेंटेन रहा ना, फिर ये फंक्शन ना खत्म हो पाएगा, ये तो एक्स में रहने वाला है, तो आंसर फिर हमारा एक्स में आ जाएगा। और याद रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कभी भी वेरिएबल के टर्म्स में नहीं आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट टर्म में ही आएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा आ जाइए, अगर आपने सपोज लिमिट यहां लगा दी, अगर आपने लिमिट यहां लगा दी बेटा, ये वैल्यू फिर हमारी कांस्टेंट बन गई, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होने का इंटीग्रल का, उसके बाद लिमिट आएगी तो वो सब चीज खत्म होगी हमारी। तो याद रखोगे, लिमिट यहां पर भी कंप्लीट टर्म पर ही लगेगी, उसके पहले नहीं लगेगी, इसको याद रखना। ये बात मैंने स्पेशली आपको इसलिए बताई है कि ऐसा आपको फील हो सकता है कि भाई लिमिट जब इंटीग्रेशन की है तो जहां जहां इंटीग्रेशन है वहां लिमिट लगा दो आप। ऐसी गलती से भी नहीं करनी है। फर्स्ट टर्म पूरा कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद लिमिट लगाओगे, सेकेंड टर्म पूरा कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद लिमिट लास्ट में लगाओगे। बात समझिए, अंदर लिमिट यहां नहीं लगानी है, या लिमिट हमें नहीं लगानी है। ठीक, ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैंने बात को अलग से यहां पर बताई। बस ये दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर गलतियां हो सकती हैं। क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लिमिट चेंज ना करो, हो सकता है यहाँ पे लिमिट जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लगा देते हैं, तो ये गलतियां आपकी यहाँ पर नहीं करनी है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर कुछ पहले बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है वो करवाता हूँ कि भाई जनरल सवाल जो आपने इंडेफिनिट पीछे पढ़े वही सवाल हमारे सामने उसी तरह के, अब मैं उसमें लिमिट लगाने वाला काम भी करूंगा साथ में। तो किस तरह की चीजों को हमें आगे परस्यू करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। उसके बाद जो मेन पार्ट है इस टॉपिक का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक, 7 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जनरल क्वेश्चंस, मतलब जो हमने इंडेफिनिट में किए थे बिल्कुल वही सवाल, बस क्या होगा उनपे हमारे पास लिमिट और इम्प्लीमेंट करनी होगी मुझे। हम पहले अब यहाँ पर कुछ सवाल वैसे वाले करेंगे। हालांकि हम ये काम छोड़ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई आपने इंडेफिनिट पूरा कर रखा है और एक पॉइंट मैंने आपको समझाई दिए, अपने आप सवाल करिएगा और लिमिट लगा दीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ मैं करवा दूं जिससे आप थोड़ा सा उसमें जो है यूजफुल अच्छी तरह हो जाए, आपको ऐसा फील ना हो कि अरे सर ने कुछ कराया ही नहीं इसमें। ठीक है, सर ने सीधे प्रॉपर्टीज ही पढ़ाई है, जनरली टीचर्स पढ़ाते प्रॉपर्टीज सीधा सीधा, ये सब पढ़ाते नहीं, सवाल नहीं कराते जो मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वही है जो आपने इंडेफिनिट में किए हैं, बस लिमिट इंप्लीमेंट करनी है। और लिमिट इंप्लीमेंट कैसे नहीं मैंने सिखा दिया, तो हम छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं कुछ सवाल आपको करा दूंगा। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कितना, 0 to 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ कितना, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप थोड़ी देर की लिमिट को भूल जाओ कि हमारे पास में लिमिट है, इस बात को भूल जाओ। आप ये मानो कि हमारे पास ये फंक्शन है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इस टाइप के फंक्शन में कुछ भी करना हो, जैसे यहां तो इंटीग्रेट करना है, बाकी अलग कुछ भी करना हो, तो पहले इस टाइप के फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द कॉन्जुगेट, है ना। तो ये बेटा जो चीज हमारे सामने बन के आएगी, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आप डिवाइड करोगे तो ऊपर तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे बेटा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, एक्स हमारे यहाँ निकल चुका है। तो अगर आप बेटा इसको देखोगे तो 1 एक्स की पावर हाफ माइनस कितना एक्स की पावर हाफ ऑफ कितना dx, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, ये आ गया। अब नॉर्मली मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, उसके बाद लिमिट को प्लेस कर दूं। नॉर्मल एक्स की पावर वाला फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2, एक्स की पावर बेटा 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट क्या आएगी बेटा हमारे पास 0 to 1। ठीक, तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर बीच में माइनस देके फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, ये तरीका तो होता है। पहले वन लगा लीजिए, वन लगा 15 कितना हो गया 2/3 बार ले लो, ये 2 की पावर 3/2 आ गया माइनस 2/3 ये बार ले लो, ये बेटा बन ही रहेगा। 0 लगाओगे आप जब इसमें, ध्यान दीजिएगा, जब आप 0 लगाओगे तो यहां से फिर आपको 1 तो मिल ही जाएगा भाई, 2/3 into 1, और ये हमारा 0। बताओ कि कंफ्यूजन अगर लग रहा हो आपको। पहले मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू 1 लगा दिया दोनों टर्म्स में, ये लिख लिया, माइनस लगा के फिर दोनों मैंने 0 लगा दिया, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल सेम लगा हमारा 0। ठीक, थोड़ा सा आपसे कैलकुलेट कर लो, 2/3 को आप बिल्कुल बाहर निकालो, 2 to the power 2/3, ये माइनस का 2 times 2/3 हो चुका था। आप चाहें बेटा यहाँ 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, जब 2 कॉमन निकालेंगे 2 की बार हाफ बचेगा मेरे पास, ये आंसर है। तो एक बात आपके लिए यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है समझनी कि डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कभी भी वेरिएबल टर्म्स में नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट के टर्म्स में ही आएगा। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है किसी भी हाल में। ठीक, चलिए बढ़ेंगे इसमें। हम क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये हमको दिया हुआ है ए से लेकर बी तक, और क्या दिया हुआ है बेटा हमको x³ ऑफ dx बराबर 0, एंड ये बेटा हमें दिया है ए से लेकर बी तक x² ऑफ dx बराबर कितना दिया है हमको 2/3 दिया है। हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। वो अलग बात है, इक्वेशंस में हमको इंटीग्रल्स के टर्म्स में चीजें दी हुई हैं, लेकिन कुल मिला के हैं 2 इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल जो मुझे निकालने होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हो गया x की पावर 4/4, लिमिट अभी हमारे पास a से b बराबर 0, बेटा 1/4 बाहर लगा के b to the power 4 माइनस a to the power 4 बराबर 0। समझ गए बात। यहां से अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे 1/4 तो हमारा 0 में चला ही गया। ठीक, ये हो गया b² माइनस a² और हो गया b² प्लस a² बराबर 0। तो बेटा b² माइनस a² बराबर 0 होगा या b² प्लस a² बराबर 0। ये एग्जिस्ट यूं नहीं कर पाएगा, ये इसको एग्जिस्ट करने के लिए a और b दोनों को 0 होना जरूरी है। तो बेटा अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है इस बात का यहाँ पर कि दोनों लिमिट हमारी 0 हो जाए, लिमिट हमारी 0 से कहीं तक तो जाएगी ना। तो ये वाली बात तो फिर इसलिए हमारे यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाएगी। यहाँ से बेटा आ गया b² बराबर a², b आ गया मेरे पास कितना प्लस माइनस a। अब देखेंगे b इक्वल टू, अब ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब सोचने वाली बात है बेटा, यहां से क्या है सोचने वाली बात, b इक्वल टू a और b इक्वल टू माइनस a। बेटा b इक्वल टू a भी तो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर b इक्वल टू a हो जाएगा लिमिट हमारी a से a जाने लगी है, तो ये तुक वाली बात नहीं है। हालांकि कभी अगर लिमिट हमारी a से a जा रही होगी तो उस इंटीग्रल को करना ही नहीं है, सीधा उसका आंसर 0 ही लिख देना है। ठीक, बात समझ गए? समझ गए? अगर a से a जा रही तो हमें इंटीग्रेशन ही नहीं करना, सीधा आंसर 0। क्यों? इंटीग्रेशन कुछ भी आए, लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब कट जाएगा ना आपस में। ठीक है, तो आंसर 0 आना ही आना है। लेकिन यहाँ बेतु की बात लगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसलिए ये वाला केस हमारे लिए काम करना ही करेगा, हम इसको ही मान पूछेंगे। ठीक, यहाँ ये बेटा आ गया x³/3, लिमिट हो गई हमारे पास a से b, और 2 कितना हो गया 3, 1/3 बाहर निकाल लिया,
और ये आ गया हमारे पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 2/3। 3 हमारे यहाँ कैंसिल हो गया है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ही रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें बी इक्वल टू लगा दे रहे हैं कितना, माइनस ए, ठीक है, या ए इक्वल टू माइनस बी लगा दो, एक ही बात है। बी क्यूब बेटा बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, जब बी 1 आ गया, ए कितना आ गया फिर मेरे पास माइनस का 1। ठीक, कुल मिला के अगर हम देखें ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, यही वो चीज है जो हमको यहाँ पर चाहिए थी। ये तो वैसे खेल खिला रहा हूँ, आप ऐसे माननी चाहिए इस चीज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपने इस टाइप के सारे सवाल इंडेक्स में कर ही रखे हैं। बस केवल लिमिट को प्रैक्टिकली कैसे हम सोचें, कैसे लगाएं, क्या करें, थोड़ा सा ये चीजें आपके इन हैंड हो जाए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। भाई कोई खास पर्पस नहीं है, ठीक है, ये आप अपना भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन को, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ भी मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ही आपके लिए यूजलेस हो जाएगा ये। अब जैसे मैंने कहा √1 माइनस cos 2x, ठीक, ये आया ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर। जब तक हमारे पास लिमिट नहीं थी तो हमने √sin² को डायरेक्टली sin x बोल दिया था, ये हमें इंटरवल का कोई पता ही नहीं था। अभी मुझे इंटरवल पता है। लिमिट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की तो वैल्यू है, x = 0 से x = π/2 जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। √2 तो कांस्टेंट बाहर निकल ही जाएगा, ठीक, 0 to π/2। मैंने कहा था जब भी अंडर रूट को आप स्क्वायर रूट से हटाते हो, जब भी आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से हटाते हो तो मॉड लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि नहीं पता वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, दोनों तो आ नहीं सकती, ये तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। ये बात हम डिसाइड तब कर पाते हैं जब हमारे पास इंटरवल गिवन हो। अभी तक अगर हम इंडेफिनिट की बात करें, इंटरवल गिवन नहीं था। जब गिवन नहीं होता है और प्लस माइनस में चॉइस करना पड़े, देन वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में चीजों को मानते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कंफर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, पॉजिटिव तो हो ही होगा साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यही अगर हमारा जब पाई से 3/2 होता तो 100% वैल्यू हमारे पास -sin x होती, ठीक। चलिए sin x का इंटीग्रल बेटा -cos x लगाइए, -cos π/2 0 है ना, माइनस टाइम्स -cos 0 -1, तो कुल मिला के +1 हो गया, तो √2 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया इसका। कोई खास बात है ही नहीं, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस या कोई भी अलग चीज है ही नहीं इसमें, ठीक है। बस कैलकुलेशन स्ट्रांग है, सवाल बिल्कुल सही होगा आपका। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, सवाल में गलती होने के चांसेस होंगे ही होंगे हमारा, ठीक है ना। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आएगा मेरे पास 4, क्या है, 1/4 से 1/2 कितना है, 1/√x - x² फॉर्म्स तो सारी वही काम करेंगे ना जब तक प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखो ये हमारे पास कौन सी वाली फॉर्म है, ये फॉर्म 4 है, कांस्टेंट अपॉन √ क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो या कांस्टेंट अपॉन √ क्वाड्रेटिक हो, तो वहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस साइन बाहर निकालेंगे, +½ स्क्वायर -½ स्क्वायर, ये करना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो ये जो चीज हमारे पास आ रही है, ये आएगी हमारे पास 1/4 से 1/2, और ये हो जाएगा dx अपॉन, जब माइनस पास करोगे तो 1/2 का स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस, और ये x - ½ का स्क्वायर हमारे पास बाद में आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1/√a² - x² का फॉर्मेट, ठीक। समझ के बाद इसका इंटीग्रल होता है sin 1 x अपॉन बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास sin 1 x अपॉन a। लिमिट हम लगाएंगे इसमें 1/4 से 1/2 तक की, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे आप थोड़ा सा, क्या करूंगा मैं, पहले मैंने लगाया हाफ, ध्यान देना थोड़ा सा, sin 1 ½ - ½ 0 माइनस
फिर मैं लगाया 1/4, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1/4 माइनस हाफ बिकम्स माइनस का 1/4, ठीक, -1/4 अपॉन 1/2 ये आएगा माइनस का हाफ। साइन इनवर्स 0 बेटा 0 ही होता है, ये माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बेटा π/6 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा π/6, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाइए। अगला सवाल हमारे पास जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ये, 0 to 2 5x + 1 अपॉन x² + 4 ऑफ कितना dx, ये मेरे पास सवाल है। ये बेटा एग्जैक्टली हमारे पास सवाल है लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन। बस खास बात यहाँ पर ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में x का टर्म नहीं होगा, तो यहाँ पर बहुत हमें जो है दिमाग अच्छी नहीं करना है अपना, क्या करना है बस सिंपल इसको अलग अलग करना है, समझ के बात है, बहुत ही आसानी से सवाल आपका बन जाएगा, समझ के बात। चाहिए क्या हमें, चाहिए 2x। जब हमको यहाँ पर 2x चाहिए तो हम 5 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे x² + 4 को t मानेंगे, तो बेटा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 5/2 बेटा हमारे पास बाहर चल ही रहा है, ये आगे dt अपॉन कितना t। अब लिमिट हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, तो उसके दो फायदे हैं, एक तो फंक्शन t में, लिमिट भी t में हो जा रही है, और दूसरा हमको लास्ट में t को x में नहीं लाना पड़ेगा, ठीक, ध्यान दो। x = 0 से t की वैल्यू आएगी बेटा 4, x = 2 से t की वैल्यू आएगी बेटा कितना 8, ठीक, तो लिमिट होगी बेटा हमारे पास कितना 4 to 8, ठीक है, प्लस टाइम्स ये आज जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ कोई खास बात है नहीं। दोनों ही फंक्शंस हमारे अगर हम देखें डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं, कैसे, 1/t का बेटा होता है log t, लिमिट होगी हमारे पास 4 to 8, माइनस नहीं बल्कि प्लस, ये है 1/x² + a², ये होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन, तो हो जाएगा हमारे पास ये 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट जाएगी बेटा हमारे पास 0 से लेकर 2, ठीक, ये हो जाएगा log 8 माइनस log 4, log 8 माइनस log 4, log 8 को बेटा मैं कह सकता हूँ 3 log 2, log 4 को मैं कह सकता हूँ 2 log 2, so this should be 3 log 2 minus 4 log 2 will be log 2। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पर प्लस, और यहाँ जब 2 आप लगाओगे 1/2 tan इनवर्स 1 आएगा और माइनस का आएगा 0, तो बेटा ये आ गया 5/2 log 2 प्लस 1/2 π/, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई इसके आगे नहीं कर सकते, समझ गए बात। चलो और है इसके बाद हमारे पास एक सवाल, उसको भी देख लेते हैं कि लिमिट की पुटिंग कैसे करनी है हमें इसमें। है कुछ नहीं, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए कि लिमिट कैसे लग रही है, थोड़ा आप प्रॉपरली समझ जाएं इस चीज को, इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 6, लिमिट हमारे पास जाएगी बेटा 1 से लेकर 2, और ये हो जाएगा log x अपॉन कितना x² ऑफ dx। बिल्कुल क्लियर है, log के साथ में कोई भी अगर और फंक्शन है तो 100% बाई पार्ट ही लगाओगे, और log वाला हमेशा फर्स्ट माना जाएगा और एल्जेब्रिक वाला सेकंड माना जाएगा, बिकॉज आइलेट में l पहले आता है और a बाद में आता है, राइट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा 1/x² का इंटीग्रल माइनस का 1/x, लिमिट बेटा होल टर्म पे लगानी है, बस यही बात समझाने के लिए, दिखाने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए मैं सवाल करा रहा हूँ, बाकी मुझे कोई खास पर्पस नहीं इन सवाल में करने का, ठीक है। माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन का दिस पर, माइनस को बाहर ले दिया हमने, ठीक है। लिमिट चाहे तो आप ऐसे लगा दो, चाहे यही लगा दो, तो बेटा ये आ गया माइनस का 1/x log, लिमिट एक साथ लगाऊंगा, ठीक, ये हो गया 1/x², 1/x² का इंटीग्रल होता है माइनस का 1/x, माइनस बाहर छोड़ दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। लिमिट लगा दो, ठीक है, जब लिमिट आप लगाओगे पहले 2 लगाओ,
माइनस का 1/2 log 2, है ना, -1 लगाओ, 1 जब लगाओ log 1 जाए, log 1 हमेशा 0 होता है, पता है आपको ये बात। -2 लगाओ बेटा पहले, फिर 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का हाफ log 2, हाफ -1 बिकम्स -हाफ, माइनस बार लगा तो ये हो गया प्लस। बहुत ज्यादा आप करेंगे तो हाफ कॉमन निकाल लेंगे और 1 - log 2 और इसको लिख लेंगे। इससे ज्यादा आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, तो मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 7। क्या है बेटा ये, 0 to 1 x e⁻x प्लस sin πx/4 ऑफ कितना dx। तो दिखाई दे रहा है बेटा हमारे पास पहला वाला टर्म है, इसमें बाई पार्ट लग जाएगा। दूसरा वाला टर्म जो हमारे पास है ये हमारा जो है इस तरीके से, सही है, समझ गए बात। जब बाई पार्ट लगाओगे तो आईलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, तो एक्स वाला फर्स्ट हो गया, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, ये देखिए, प्लस sin πx/4 का बेटा हो जाएगा माइनस का cos πx/4 अपॉन में π/4 और। ठीक, लिमिट लगाएंगे अगर हम बेटा इसमें 1 लगाने पर आएगा e, माइनस 0 लगाने पर आएगा 0, माइनस e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही रहेगा, ये भी e माइनस कितना हो जाएगा, ये 1, बिकॉज e⁻0 1 होता है, 0 नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर e⁻0 था, लेकिन इंटू में भी 0 था, इसलिए 0। तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, इसमें गलती नहीं चाहिए किसी भी बात में। 4/π बाहर 1 लगाया cos π/4, 0 लगाया cos 0, cos 0 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो ये गलतियां बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं चाहिए। ये प्लस का 1 हो गया, बस अभी जैसे लिखो जैसे लिखा होगा। बहुत ज्यादा करो तो यहाँ पे आप एलसीएम ले, भाई यही आंसर, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ भी और नहीं। तो बेटा ठीक है, आज आपने कुछ थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन मिला डेफिनेट का। ठीक है, डेफिनेट क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम इसमें लिमिट लगाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले केस में क्या करते हैं, बाई पार्ट्स वाले केस में क्या करते हैं, सारी बातें आपने जो है यहाँ पर आज चल। ठीक, तो आज की बात हम यहीं तक रखेंगे, बाकी बातें बेटा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।